हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर इन इन्फॉर्मा। दिस इज प्रोनोय। तो आज का वीडियो में क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ था एनएचपीसी जेई का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था 2022 में, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन जो भी आया था वो हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टोटल आपको एक चीज़ बता देते, जो ये वीडियो में नया देख रहे हैं ये आपका वीडियो, तो एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। जो आपका एग्जाम होता है उसका जो मतलब टेक्निकल पार्ट आया था टोटल 110, जो ओनली डोमेन नॉलेज इलेक्ट्रिकल का था, उसमें से 30-60 क्वेश्चन दोनों वीडियो में हम कवर कर दिए हैं। और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है ये आपका फाइनल पार्ट में मिल जाएगा। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो आपको कहाँ मिलेगा, एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल, वहां पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहां पर जाके आप लोगों को मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 एंड ये आपका फाइनल पार्ट। तो दोनों में 60, लेकिन इसमें आपका वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, मतलब जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय ऑफिशियल, वो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज वीडियो अगर मान लीजिए बिजी रहने के कारण नहीं दे पाते वो हम वहां पर डाल देते हैं, या तो मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज है हम डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में है, ये जो आपका ड्रॉ किया हुआ है इसी का हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या है आपका, देखिए फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द बेस करंट IB इफ गिवन दैट बीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है, 50 दिया है, 50 डिग्री बोल रहे हैं, 50 है तो आपको निकालना है IB। ठीक है, IB आपको यहाँ पर निकालना है, मतलब क्या आपका बेस करंट यहाँ पर आपको निकालना है। तो क्या होगा, देखिए बेस करंट अगर आप लोग निकालिएगा तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एज यू नो कि बीटा इक्वल्स टू होता है, बीटा इक्वल्स टू होता है आपका IC अपॉन IB। ठीक है, मतलब कलेक्टर का करंट अपॉन बेस करंट, लेकिन बीटा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है और IB आपको निकालना है, लेकिन IC कलेक्टर करंट का वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सर्किट में देखिए आप लोग क्या है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपका IC जा रहा है, और यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका रेजिस्टेंस तो दिया है 1 किलो ओम, एंड जो आपका वोल्टेज इसके अक्रॉस दिया है 1 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग IC निकाल सकते हैं। तो IC क्या होगा, V अपॉन R, तो 1 अपॉन R आपका है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को ओम में करेंगे तो 1 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो वो आप हम डायरेक्ट लिख दे रहे हो 10⁻3। तो IC का वैल्यू क्या आएगा आपका 10⁻³ ये तो आपका एम्पियर में। लेकिन देखिए आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, ये छोटा छोटा आपको इजी लगेगा, लेकिन एक चीज देखिएगा ऑप्शन में किसमें आंसर आपको पूछा है, मिली या तो एम्पियर, तो ये तो आपका एम्पियर में है, तो इसको अगर मिली एम्पियर में करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IC मेरा क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बैठा देंगे तो क्या होगा, IB का वैल्यू, IB इक्वल्स टू IC है 1, बीटा आपका 50 दिया है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 0.02 मिली एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग एक चीज फॉलो कीजिए, जो यूनिट दिया हुआ रहता है, क्योंकि यूनिट अगर नहीं देखेंगे एम्पियर मिली एम्पियर ये आपका दिक्कत कर सकता है। तो आप लोग यूनिट अच्छे से देखिए, उसके बाद मिली है या तो एम्पियर है, जो भी है वो आप लोग कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी दिक्कत होता है कि मिली से क्या करेंगे, 10⁻³ किस में होता है, 10⁻³ 10⁻6, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे या तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, if the EMF in the stator of an 8-pole induction motor has a frequency of 50 Hz and that in the rotor has 1.5 Hz, find the slip। ठीक है, तो यहाँ पर स्लिप आपको बोला है, यहाँ पर क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और रोटर FR दिया है आपका यहाँ पर 1.5 Hz, एंड आपको पूछा है क्या स्लिप। तो सिंपल करेंगे, यहाँ पर देखिए FR इज इक्वल टू SF, तो स्लिप आपको निकालना है। तो FR आपका दिया है कितना, आपका रोटर दिया है 1.5 और फ्रीक्वेंसी है आपका 50, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 0.003 आएगा, वही लगभग 3%। ठीक है, तो स्लिप आपका हो जाएगा 3% अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे आपका 0.03 भी अगर देता तो 0.03 आपका आंसर होता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज, क्या है 25 kVA ट्रांसफार्मर है, उसका 50 टर्न्स बोल रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में एंड 500 टर्न्स बोल रहा है आपका प्राइमरी वाइंडिंग में। सो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, तो इजी आप लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A या तो K, जो भी बोलेंगे आप लोग, A इक्वल्स टू क्या होता है सेकेंडरी टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी। तो सेकेंडरी में आपका क्या दिया है, सेकेंडरी दिया है आपका 50 टर्न ऑन द सेकेंडरी, तो 50, और प्राइमरी में आपका दिया है 500, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाएगा 0.1। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक चीज जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट एक चीज होता है, लेकिन लोडिंग इफेक्ट अगर बताना है थोड़ा डिटेल्स तो छोटा सा वीडियो बनाने पड़ेगा, तो ये तो PYQ है तो इसीलिए डिटेल्स नहीं जाएंगे। तो रिड्यूस द लोडिंग एरर ऑफ द वोल्टमीटर टू लेस देन 1%, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी एटलीस्ट डैश एज लार्ज एज द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ अक्रॉस व्हिच ऑफ द व्हिच द वोल्टेज इज बीइंग मेजर। मतलब रेडियो अगर लोडिंग एरर को रिड्यूस करना है वोल्टमीटर में, मतलब लेस देन 1%, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर शुड बी एटलीस्ट कितना 100 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहा है कि ए रिंग शेप कोर विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 5 टेस्ला, सो फाइंड द फ्लक्स इन द कोर। एज यू नो तो क्या होता है, B = 5/A, तो यहाँ पर फ्लक्स पूछा है तो 5 = B × A, तो B क्या है आपका, B यहाँ पर दिया है आपका 5 और A आपका कितना दिया है 2 दिया है, लेकिन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लगभग कोई 0. ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा, 0.001 वेबर आपका आंसर आ जाएगा, 0.001 वेबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 0.001 वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटवीन 2 म्यूचुअली कपल कॉइल्स इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल। तो यहाँ पर बोला है क्या, देखिए 2 म्यूचुअल कॉइल है, उसमें अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका बोल रहा है मैक्सिमम, सो देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो के, जो के बोला जाता है, मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है M = K × √L1 × L2। यहाँ पर देखिए बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल देखिए M = क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस = K होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग L1 × L2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, सो यहाँ पर K का वैल्यू क्या होगा, अगर हाई होता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका हाई होता है, तो क्या होता है K का वैल्यू यहाँ पर आपका होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे सकता है, जैसे M का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल सकता है, K का दे देगा, L1 L2 दे देगा, या तो इसका सीरीज कनेक्शन क्या होता है एडिंग में और ऑपोजिंग में क्या होता है, फिर आपका पैरेलल कनेक्शन क्या होता है इंडक्टेंस का एडिंग में या तो ऑपोजिंग में, वो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, वहां से भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो वो तो अलग अलग क्वेश्चन में करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम जस्ट बता दिए आप लोगों को। और देखिए K = 1, अगर देखिए यहाँ पर आपको ऐसे पूछ सकता है कि कोएफिशिएंट कपलिंग का वैल्यू अगर 0 है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, या तो ऐसे भी पूछ सकता है उल्टा करके, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होगा तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और K अगर ग्रेटर देन 0.5 होता है तो वो होता है आपका टाइटली कपल, एंड K अगर लेस देन 0.5 होता है तो वो होता है आपका लूजली कपल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है K = 1 होता है जब आपका क्या है, इंडक्टेंस आपका यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, इंटर जो पूरा जो फ्लक्स है कॉइल 1 का जो फ्लक्स है पूरा लिंक करता है कॉइल 2 का फ्लक्स है। ओके, आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ फैन। इसमें से कौन सा ड्राफ्ट का फैन आपका जरूरत नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बैलेंस है, इंड्यूस्ड है, नेचुरल है एंड फोर्स है, तो नेचुरल जो ड्राफ्ट है उसका आपका यहाँ पर फैन का कोई जरूरत नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the intensity of the trace on the screen of a CRO can be controlled by varying the voltage on the dash। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो CRO का स्क्रीन में जो आपका ट्रेस का इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल कैसे करा जाए। ठीक है, मतलब किसको वैरी करके कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड जो कंट्रोल ग्रिड होता है, कंट्रोल ग्रिड को वैरी करके हम लोग ये आपका जो ट्रेस आता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका जो कैथोड से आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको, उसका जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इफ ए पीरियोडिक सिग्नल, फिर आपका सीआरओ का एक क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि ये पर्टिकुलर एनएचपीसी जेई के लिए आप लोग देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। बार बार यही चीज हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल नहीं चेंज होगा, बाकी आपका सिलेबस मार्क्स इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आप किसी भी एग्जाम के लिए दे सकते हैं, हेल्प होगा आप लोगों का ही, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है, हो रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, पीरियोडिक सिग्नल डिस्प्ले ऑन द सीआरओ स्क्रीन हैज ए डिस्टेंस बोल रहा है 4 सेंटीमीटर बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए साइकिल, मतलब बिगिनिंग और एंड ऑफ ए साइकिल का बीच में जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर बोला है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला है आपका एंड इफ द टाइम पर डिवीजन कंट्रोल इज सेट टू 1 मिलीसेकंड पर डिवीजन, सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर निकालना है, तो 1/t करेंगे वो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, जो आपका टाइम पर डिवीजन क्या बोला है, देखिए टाइम
पर डिवीजन आपका यहाँ पर क्या बोला है, टाइम पर डिवीजन यहाँ पर दिया है 1 मिली सेकेंड, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ सेकेंड सेकेंड पर डिवीजन। ठीक है, तो सेकेंड पर डिवीजन ये तो हो गया। और आपका यहाँ पर है आपका जो हॉराइजेंटल जो डिस्टेंस हम बोले वो आपका है 4। ठीक है, तो टाइम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका 4 × 10⁻³ तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t करेंगे तो मतलब 1/4 × 10⁻³ तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 250 हर्ट्ज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्टेशनरी अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू ए लाइव बस बार देन, मतलब अगर स्टेशनरी अल्टरनेटर को अगर हम लोग लाइव बस बार में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो सकता है। तो एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि जो आपका लाइव बस बार में अल्टरनेटर को कनेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए तब आप कर सकते हैं। अगर ये आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टार्टर वाइंडिंग है, तो क्या करना है, जो आपका इनकमिंग जो अल्टरनेटर आ रहा है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज आपका बस बार का जो वोल्टेज है उससे इक्वल होना चाहिए, फिर फेज एंगल फेज सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए, फिर उसके साथ साथ आपका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और बस बार का फ्रीक्वेंसी वो भी इक्वल होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर नहीं वो सब नहीं डायरेक्टली कनेक्ट कर देते लाइव बस बार के साथ तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो क्वेश्चन का जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम आप लोग देखिए किसी भी एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा, मतलब 2 दे देगा। तो ज्यादातर अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, या तो आपका मान लीजिए ऐसे होता है 3 दे दिया, उसमें से बोलेगा ट्रू फॉल्स, ट्रू कौन सा क्या होगा, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि 2 मेरा तो मिल जा रहा है लेकिन एक क्या होगा, ट्रू या तो फॉल्स, तो ये आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन, ये जो फ्रेम होता है ना क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो आप लोगों को पता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुका है, तो ट्रू फॉल्स वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। तो पहला है The two most commonly used scheme for bus bar protection, bus bar protection के लिए दो जो most commonly scheme क्या क्या है, differential protection and fall bus protection। उसके साथ साथ आपका बैकअप प्रोटेक्शन भी आता है, तो ये आपका पहला वाला सही है। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटर वाइंडिंग फॉल क्या होता है, अल्टरनेटर का अर्थ फॉल्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही आपका ट्रू हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ट्रांजिस्टर सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब। मतलब ये जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा, मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर आपका वैक्यूम ट्यूब से कौन सा चीज में बेहतर है। तो इसमें देखिए आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस, वोल्टेज गेन, पावर डिसिपेशन एंड इनपुट इंपेडेंस। तो वोल्टेज गेन से ये आपका ट्रांजिस्टर बेहतर है कंपेयर, मतलब अगर हम लोग इससे कंपेयर करें जो आपका वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो आपका सर्किट में है वो हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वो छोड़ के नहीं जाएगा, लास्ट में जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, वो हम ड्रॉ करके करा देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका 3 फेज सप्लाई में, 3 फेज यहाँ पर बोल रहा है कि इन ए 3 फेज सप्लाई VBN का वैल्यू यहाँ पर दिया है 110 एट एन एंगल 30 डिग्री। VBN का वैल्यू दिया है आपका कितना, 110 एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, इतना वोल्ट आपको दिया है। तो बोला कि एज्यूमिंग अ पॉजिटिव सीक्वेंस फाइंड VCN। तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस अगर मान ले तो VCN का वैल्यू क्या होगा। तो VCN का होता है देखिए 110 30 माइनस 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका हर एक जो फेज है अपार्ट रहता है 120 डिग्री, तो 110 एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case of a star delta starter used for induction motor the starting torque is। क्या होता है, देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखिए जो आपका क्वेश्चन आता है कि डॉल स्टार्टर का आता है, फिर स्टार डेल्टा का आता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का आता है, फिर और क्या इंपीडेंस शायद आता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड फॉर इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, फाइनल जो टॉर्क का उसका 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बहुत सारा आप लोग जैसे इंडियन ऑयल का जो पेपर अगर दिया है तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आता है, देख लीजिएगा। तो इन सर्किट ब्रेकर द रेशियो ऑफ द मेकिंग कैपेसिटी टू द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो सर्किट ब्रेकर में मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी का रेशियो क्या होता है, 2.55। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज बता देते हैं, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी जैसे एक आपका आता है ब्रेकिंग करंट निकालने के लिए, तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, जैसे एस इक्वल्स टू √3 × VL/IB, ये एक फॉर्मूला यूज होता है, उसमें से आपका IB निकाला जाता है, मतलब ऐसे एस इक्वल्स टू √3 VL/IB।
तो ब्रेकिंग करंट यहाँ से निकाला जाता है, VL वैल्यू दिया रहता है, इसका वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा वैलिड मेथड नहीं है स्पीड कंट्रोल ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर का। तो यूनिवर्सल मोटर का कौन सा इसमें से वैलिड मेथड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म और टैपिंग पिन, ये तीनों ही आपका वैलिड मेथड है, लेकिन जो यहाँ पर शेडेड पोल मैकेनिज्म ये आपका वैलिड मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए ये जो ट्रू फॉल्स वाला हम बोले थे सेम क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मास प्राइस कैलकुलेटिंग करंट प्रिंसिपल इज मोर सुटेबल फॉर जनरेटर देन ट्रांसफार्मर। यस इट इज राइट कि मास प्राइस प्रोडक्शन आपका ज्यादा सुटेबल होता है जनरेटर में, ट्रांसफार्मर से कंपेयर करें तो जनरेटर में ज्यादा आपका सुटेबल होता है। नेक्स्ट है, ये तो ट्रू हो गया, डिफरेंशियल प्रोडक्शन स्कीम फॉर लॉन्गर लाइन इज वेरी चीप। नो इट इज नॉट वेरी चीप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर डीसी ड्राइव कैन बी ऑपरेटेड इन। जो सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर होता है वो कौन सा किस में ऑपरेट करता है, रिवर्स मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग, या तो फॉरवर्ड मोटरिंग एंड फॉरवर्ड ब्रेकिंग। तो ये आपका फॉरवर्ड मोटरिंग जो मोड होता है उसमें ऑपरेट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मशीन इफ द कॉइल इज फुल पिच। अगर सिंक्रोनस मशीन में कॉइल आपका फुल पिच होता है तो टू साइड ऑफ द कॉइल आर डैश इलेक्ट्रिकल डिग्री अपार्ट। तो दो साइड जो होता है कॉइल का वो आता है 180 डिग्री अपार्ट। और कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि 180 डिग्री माइनस अल्फा, मतलब कुछ एंगल से वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रैक्शनल पिच का भी आपका क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेटवर्क आर द नेटवर्क मेंशन द सेम। तो इसमें से बोला कि कौन सा पेयर आपका यहाँ पर सेम है। तो क्या क्या है, स्टार और टी, स्टार और डेल, टी और डेल, स्टार और पाई। तो स्टार और टी नेटवर्क आपका यहाँ पर दोनों का पेयर सेम है, मतलब स्टार नेटवर्क जो स्टार डेल्टा करते हैं, और टी मतलब जो नॉमिनल पाई टी होता है जैसे आपका इसमें ट्रांसमिशन लाइन में, और आपका जो डेल्टा होता है डेल्टा के साथ नॉमिनल पाई है वो आपका सेम होता है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए कोई एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, डेल्टा के साथ पाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1000 टॉर, ठीक है। तो 1000 टॉर क्या होता है आपका, 1000 टॉर होता है आपका 1000 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज ए 3 पार्ट टैरिफ। इसमें से कौन सा टैरिफ को आपको कहा जाता है 3 पार्ट टैरिफ। तो डोहर्टी रेट, स्ट्रेट मीटर, ब्लॉक मीटर, हॉपकिंसन डिमांड रेट। तो हॉपकिंसन डिमांड रेट जो होता है उसको तो आपका 2 पार्ट टैरिफ में आता है और 3 पार्ट में आता है डोहर्टी रेट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि जो ये आपका हॉपकिंसन आता है वो आपका 2 पार्ट टैरिफ में भी आता है। ऐसे आता है कि हॉपकिंस 2 पार्ट टैरिफ को और किस नाम से जाना जाता है, तो हॉपकिंसन डिमांड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्किट ब्रेकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए करेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आर्क रेजिस्टेंस। मतलब सर्किट ब्रेकर में आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पर सही मेथड नहीं है। तो देखिए हाई रेजिस्टेंस मेथड होता है, लो रेजिस्टेंस मेथड होता है। तो हाई रेजिस्टेंस में ये जितना भी है जैसे कूलिंग, स्प्लिटिंग, फिर आपका जो रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ये सब आता है, लेकिन ये शॉर्टनिंग द आर्क ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड वोल्टेज इज बेस्ड ऑन। तो जो एक्सप्रेशन आता है E इजिकल टू इन टर्न्स के लिए E इजिकल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये जो आपका एक्सप्रेशन आता है तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आपका फैराडे लॉ, और जो आपका नेगेटिव साइन वो तो होता है आपका लेंज लॉ के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला अमंग द फॉलोइंग द रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डैश मटेरियल इज द मैक्सिमम। तो म्यू आर आपका किसका वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। पीडीएफ ऐसे हम बार बार बताया, जो पुराना मेरा व्यूअर्स है उन लोगों को पता है कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने के लिए बोलते हैं पीडीएफ। आपका ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1, और ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये हम ऐसे करके याद रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेम आउटपुट, फॉर द सेम आउटपुट ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज अबाउट डैश देन ए कॉरस्पॉन्डिंग 3 फेस इंडक्शन मोटर। अगर सेम आउटपुट में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है 30% ज़्यादा लार्जर होता है, बड़ा होता है सेम आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट के लिए ये आपका कौन सा यूनिट नहीं है, टॉर, पास्कल, बार एंड न्यूटन। तो न्यूटन नहीं है क्योंकि न्यूटन आपका पता है फोर्स का यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है Vt इक्वल्स टू 100 sin 314 t, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द वो टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है। ये तो अगर नहीं भी करेंगे तभी भी आप लोग कर पाएंगे, इजी है। तो क्या है V इक्वल्स टू
वी टी इक्वल्स टू 100 साइन 314t। तो यहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम पीरियड। तो टी इक्वल्स टू होता है 1/f, तो ये आपका क्या होता है 100 साइन ओमेगा टी, ये होता है आपका ओमेगा टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ओमेगा का वैल्यू आपका 314 है, ठीक है, 2π इंटू एफ। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो निकलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, जैसे देखिए एफ इक्वल्स टू क्या होगा 314 डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है। तो ये आप चेंज कर देंगे, टी इक्वल्स टू क्या होगा 2π अपॉन 314। तो टाइम पीरियड मेरा क्या निकाल के आएगा आपका 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इजी है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं जा रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटर में द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज नथिंग बट, ऑल्टरनेटर में सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसका कॉम्बिनेशन होता है, आपका लीकेज रिएक्टेंस और आपका जो आर्मेचर रिएक्टेंस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओनर ऑफ एवरी ओवरहेड लाइन शैल इंश्योर दैट द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मेटल सपोर्ट। तो जो ओवरहेड लाइन में आपका जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए मेटल सपोर्ट के लिए 1.5। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, वो आपका टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन ए 3-फेज ट्रांसफार्मर इज नोन एज द स्कॉट कनेक्शन। तो 3-फेज ट्रांसफार्मर में आपका कौन सा कनेक्शन को स्कॉट कनेक्शन कहा जाता है, तो टीटी कनेक्शन जो होता है उसको आपको कहा जाता है स्कॉट कनेक्शन, और एक वीवी भी होता है उसको जो ओपन डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर। तो कौन सा यहाँ पर वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर है, ये आपका है रोटामीटर, रोटामीटर है आपका वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड जो आपका करंट ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ पीटी में क्या हो रहा है, बोला द लोड ऑन द सेकेंडरी साइड इंक्रीज, देन क्या होगा, अगर सेकेंडरी साइड का लोड इंक्रीज करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है रेशियो एरर इंक्रीज होगा और फेज एंगल डिक्रीज होगा, रेशियो एरर डिक्रीज होगा, फेज एंगल इंक्रीज होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन है। तो अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बर्डन या तो लोड या तो करंट इंक्रीज करेंगे तो एज वेल एज प्राइमरी भी आपका इंक्रीज होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी दोनों वाइंडिंग में आपका ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद आपका क्या यहाँ पर जैसे आपका लोड के साथ अगर इंक्रीज करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज, तो उसमें क्या होगा आपका जो फेज एंगल भी इंक्रीज होगा, उसके साथ आपका रेशियो जो एरर है वो भी आपका इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन हीटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इंडक्शन हीटिंग किसमें आप लोग यूज नहीं करते हैं, सरफेस हार्डनिंग, एनीलिंग, प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक परफॉर्म, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी इंडक्शन हीटिंग हम लोग यूज नहीं करते प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक परफॉर्म के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एक चीज बता देते हैं, जो हीटिंग का वीडियो है, हीटिंग का भी टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन वाला एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर आर एडवांटेजियस ओवर लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ज़्यादा, उसमें ज़्यादा एडवांटेज है अगर लो ऑयल सर्किट ब्रेकर से कंपेयर करें तो। इफ कंपेयर्ड ऑन द बेसिस, कौन सा बेसिस में अगर कंपेयर करें तो बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ज़्यादा एडवांटेजेस होता है कंपेयर टू लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या क्या, डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन, स्पेस रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड, रिस्क ऑफ फायर। तो यहाँ पर कार्बोनाइजेशन का डिग्री से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा ऑयल भी रहता है तो कार्बोनाइजेशन कम होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, लो ऑयल में, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल भी कम रहता है तो कार्बोनाइजेशन ज़्यादा होता है, उसमें स्पेस कम लगता है, लेकिन जो बाल्क ऑयल में स्पेस आपका ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्राई द फ्रेश लेयर ऑफ पेंट ऑन ए लार्ज सरफेस डैश इज यूज्ड, मतलब हीटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो पार्ट है वहाँ पर का आपका क्वेश्चन है। फ्रेश लेयर ऑफ पेंट ऑन ए लार्ज सरफेस का जो पेंट होता है उसको अगर ड्राई करने के लिए कौन सा हीटिंग यहाँ पर यूज किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक, इंडक्शन, इंफ्रा और रेजिस्टेंस। तो आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, हेड फ्लो मीटर मेजर द फ्लूइड फ्लो बेस्ड ऑन द, जो हेड फ्लो मीटर जो आपका फ्लूइड फ्लो मेजर करता है तो वो आपका कौन सा रूल का ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका जो बर्नौली थ्योरम है, वो आप लोग पढ़े हैं, वो बर्नौली थ्योरम का ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ ए एसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर ए डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें से कौन सा आपका वैलिड एडवांटेज है अगर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, अगर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो इसमें क्या होता है, देखिए
कॉपर का जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर बोल रहा है गलत है, कौन सा, नॉट ए वैलिड एडवांटेज। तो यहाँ पर जो बोला है कॉपर रिक्वायरमेंट इज लेजर देन द डीसी ड्राइव, मतलब यहाँ पर बोला है कि कॉपर का जो रिक्वायरमेंट डीसी जो आपका डीसी लाइन है, डीसी लाइन से कम लगता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट ए 3 फेस मोटर, अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग यूज करेंगे 3 फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, हाउ मेनी सर्किट कंडक्टर आर रिक्वायर्ड बिटवीन द स्टार्टर एंड मोटर, तो स्टेटर एंड मोटर के लिए कितना सर्किट कंडक्टर लगता है, 6, तो 6 कंडक्टर लगता है आपका स्टेटर और ये आपका मोटर के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, देखिए क्वेश्चन है व्हेन ए डेल्टा नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क अगर स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो ऑल 3 रजिस्टर आर फाउंड टू हैव द सेम वैल्यू, मतलब हर एक रजिस्टर का वैल्यू क्या मिलता है, सेम 330 ओम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द 3 रजिस्टर इन द डेल्टा नेटवर्क, तो अगर इसको फिर हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो आपका है 330 स्टार में, वो अगर डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हर एक इक्वल है तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 9, 3 3 9, तो 990 ओम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीनों ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपको डेल्टा टू स्टार बोलता है तो ये आपका डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन स्टार टू डेल्टा बोला इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन कॉपर लॉसेस टेक्स प्लेस इन, डीसी मशीन में कॉपर लॉस कहाँ पर होता है, टेक्स कहाँ पर होता है, आर्मेचर कंडक्टर सान फील्ड, आर्मेचर कंडक्टर या तो आर्मेचर कंडक्टर सीरीज फील्ड सान फील्ड, ये तो आर्मेचर कंडक्टर एंड ओनली सीरीज फील्ड, तो आर्मेचर कंडक्टर सीरीज फील्ड सान फील्ड सब में आपका होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन केबल, तो केबल में जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं उसका डिजायरेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, फिर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर है आपका ऑप्शन नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ये आपका हो जाएगा डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो जो आपका सॉइल या तो आपका एयर से मॉइस्चर ना ले, इसी को कहा जाता है कि आपका नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन सीमेंस, तो सीमेंस से कौन सा पैरामीटर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, ससेप्टेंस किया जाता है, एडमिटेंस, कंडक्टेंस किया जाता है, लेकिन रिएक्टेंस आपका सीमेंस से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईए रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ये भी आपका वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ऐसे सर्च करेंगे आईई रूल बाय लर्नर एंड इन्फॉर्मर, सर्च करिएगा मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो एज पर आई रूल द मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन इन द 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी मस्ट बी विद इन, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आई रूल, यहाँ पर है रूल आपका आई रूल प्लस माइनस ऑफ 3%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है डेल्टा सिस्टम में फेज वोल्टेज आपका दिया है 100 वोल्ट, तो लाइन वोल्टेज आपका क्या होगा, तो डेल्टा में क्या होता है, स्टार में आपका लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है, तो डेल्टा में आपका फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपका फेज वोल्टेज दिया तो लाइन वोल्टेज भी आपका इक्वल ही होगा, 100 वोल्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए 250 वोल्ट लैम्प हैज ए, देखिए यूईई का आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 250 वोल्ट एक लैंप है आपका, टोटल फ्लक्स बोल रहा है 2500, टोटल फ्लक्स 2500 लुमेन एंड टेक्स ए करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, सो व्हाट इज द फाइंड लुमेन पर वाट, देखिए यहाँ पर लुमेन पर वाट क्या होता है, लैंप एफिशिएंसी, ऐसे नहीं दिया कि आपको कि लैंप एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको दिया है, लैंप एफिशिएंसी नहीं दिया, आपको बोला कि लुमेन पर वाट, लैंप एफिशिएंसी क्या होता है, लुमिनियस फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यही होता है, ठीक है। तो लुमिनियस फ्लक्स यहाँ पर कितना दिया है, देखिए लुमेन पर, और इसका यूनिट होता है लुमेन पर वाट, लुमिनियस फ्लक्स होता है आपका लुमेन और पावर क्या होता है आपका वाट, तो इसीलिए लुमेन पर वाट। सो देखिए यहाँ पर बोला है लुमेन कितना है 2500, ठीक है, और पावर इनपुट क्या होता है V इंटू आई, तो वोल्टेज है 250 और I है आपका 500 मिली एम्पियर, तो 500 इंटू 10⁻³ होता है, तो उसको हम डायरेक्टली ऊपर कर दे रहे थे, वो आ जाएगा आपका 10⁻³ या तो 1000, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 3 यहाँ से चल जाएगा, तो 3 चल जाएगा, 25,100, 5 से काटेंगे तो 20, तो मेरा लैंप एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है यूई जो सब्जेक्ट है ना, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इल्यूमिनेशन, वेल्डिंग, फिर आपका ड्राइव,
एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्लीप फॉर एन इंडक्शन मशीन टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, या तो इलेक्ट्रिक ब्रेक, तो आपका स्लीप का वैल्यू कितना होना चाहिए इंडक्शन मशीन में जब आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक की तरह मतलब एक्ट कर रहा है, तो एस ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब स्लीप 1 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है। देखिए ब्रेकिंग होता है, मोटरिंग ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड होता है, ठीक है। वो जो स्लीप कार है नेगेटिव में जाता है, जो आपका जनरेटिंग मोड, वो आपका उसी से ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट फाउंड इन स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट में कौन सा आपका नहीं पाया जाता है। एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड हेवी वाटर रिएक्टर। तो एयर प्री हीटर मिलता है, सुपर हीटर भी मिलता है एंड इकोनोमाइजर भी मिलता है, इकोनोमाइजर, लेकिन नहीं मिलता है क्या, हेवी वाटर रिएक्टर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एन एनर्जी सोर्स फोर्सेस ए कांस्टेंट करंट, यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स बोल रहा है, कांस्टेंट करंट है 2 एम्पियर फॉर 10 सेकंड टू फ्लो थ्रू ए लाइट बल्ब, ठीक है। 2 एम्पियर आपका 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है एक लाइट बल्ब में। इफ 2.3 किलो जूल इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, कितना दे रहा है एनर्जी, 2.3 किलो जूल लाइट एंड हीट एनर्जी, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि टफ है, ईजी है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, करंट का वैल्यू दिया है, निकालने के लिए आपको बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप। तो V इक्वल्स टू क्या, डी डब्ल्यू अपन डी क्यू, ऐसे कर सकते हैं, डी डब्ल्यू अपन डी क्यू। तो डी डब्ल्यू आपका कितना है 2.3 किलो जूल, तो 2.3 किलो जूल को जूल में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। और डी क्यू क्या है, डी क्यू है आपका Q इजिकल टू आई टी, तो करंट आपका है 2 और टाइम आपका 10 सेकेंड, तो इसमें से जाएगा 100, ये होगा आपका 50, तो ये करेंगे 23 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे तोड़ के करते हैं कि पॉइंट उठा देते नीचे 10, ये एग्जाम में इजी हो जाता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस है तो ऐसे मजा आता है करने में। 5 3 जा 15, 11, 115 वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपको बोला था कि जो न्यूमेरिकल एक जो आपका डायग्राम दिया हुआ है वो क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोगों का जो 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में देखिए, क्वेश्चन देखिए जी, जो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर पूछ रहे फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो 5 किलो ओम जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो इजी है, कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर 120 वोल्ट है, यहाँ पर जेनर के अक्रॉस है आपका कितना 50 वोल्ट। तो सिंपली अगर करेंगे तो यहाँ पर 120, यहाँ पर 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रिमेनिंग 70, ठीक है 70 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे थोड़ा सोचेंगे कि कैसे हुआ, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये लूप में अगर आप लोग KVL भी लगाएंगे वो भी हो सकता है। तो कैसे होगा, -120 फिर होगा प्लस VR, मतलब ये वाला इसके अक्रॉस, ठीक है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, प्लस VZ इक्वल टू 0। तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं, VR प्लस VZ इक्वल टू 120। तो VR आपका क्या है, VR तो निकालने पड़ेगा VR, VZ के अक्रॉस है आपका 50 और ये आपका है 120। तो VR का वैल्यू कितना आ गया, 120 से 50 अगर माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 70 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस मेरा क्या होगा, फॉर द गिवन सर्किट के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप 5 किलो ओम के लिए आपका हो जाएगा 70 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन था वो टोटल पूरा खत्म हो चुका है, मतलब 2 पार्ट में 30 30 60 और 50 टोटल 110 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर आपका डिमांड रहा तो जो फास्ट शिफ्ट हुआ था उसका भी सॉल्व करा देंगे, लेकिन कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तब करा देंगे। 110 जो क्वेश्चन फास्ट शिफ्ट का भी आया था वो भी हम करा देंगे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और तीनों वीडियो अगर ये वीडियो लेके आपको बाकी 2 वीडियो अगर देखना है तो NHPC जे इलेक्ट्रिकल जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो क्या होगा देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।